हाँ सर, द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ? लिमिटेशंस का मतलब है कि कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा कूलम्ब्स लॉ. तो कूलम्ब्स लॉ दो तीन जगह पे एप्लीकेबल नहीं है. फर्स्ट, या मतलब लिमिटेशन बोलोगे कि कंडीशन लगा दी कि क्या कंडीशन हो सकती है. तो पहली चीज, जो चार्जेस है, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस ओनली. आप लार्ज चार्जेस की बात नहीं कर रहे हो. तो जो चार्ज ले रहे हो, टू चार्जेस जिनके बीच के आप आर डिस्टेंस ले रहे हो सेंटर टू सेंटर, तो चार्जेस कैसे कंसीडर किए जाने? पॉइंट चार्जेस. तो चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस एंड these should be charges should be at rest. Charges must be or should be at rest. तभी तो हम कूलम्ब्स लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. ठीक है. तो जिस समय चार्ज रुका हुआ है उसी समय पे हम उसके कारण लगने वाले फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट को बोल रहे हैं क्या? कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. और थर्ड, जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस, यानी कि जो आर है, आर शुड नॉट बी लेस देन टू 10 to the power minus 15 मीटर, यानी कि माइनस 10 to the power minus 15 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए इनके बीच की डिस्टेंस. कितनी भी लार्ज हो सकती है, डजंट मैटर, इनफाइनाइट तक बोलते हैं. मतलब बोला जाता है कि एक्चुअल में ये कहां तक, आइडियली कहां तक अप्लाई हो सकते हैं? इनफाइनाइट तक. लेकिन इनकी डिस्टेंस क्या नहीं होनी चाहिए? 10 to the power minus 15 मीटर से छोटी. 10 to the power minus 15 इसलिए क्यों? क्योंकि ये होती है न्यूक्लियर साइज. तो जब न्यूक्लियस की साइज है ये, तो न्यूक्लियस के अंदर डोमिनेटिंग फोर्स कौन हो जाता है? न्यूक्लियर फोर्स, जिसका काम रिपल्शन को भी हटा करके उनको बाइंड करना होता है. तो इस वजह से हम बोलते हैं कि रिपेल दिखेगा ही नहीं आपको, मतलब वहां पे रिपेल होता हुआ नजर ही नहीं आएगा, तो वहां पे आप लगा ही नहीं पाओगे कूलम्ब्स लॉ. तो इसलिए द डिस्टेंस शुड नॉट बी less than to 10 to the power minus 15 meter. Otherwise, what will happen? The nuclear forces will be dominating there, and hence the Coulomb's law of forces, electrostatic forces, that time कैन नॉट बी अप्लाइड. अगर आप अप्लाई करोगे और उससे डायरेक्ट जो भी आंसर बोलोगे तो डायरेक्टली सही नहीं आएगा, क्योंकि वो दूर कहीं जा नहीं रहे होंगे, नेट फोर्स उतना निकल नहीं रहा होगा, डोमिनेट हो जाएगा कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है. तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं क्या? परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी. नेक्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और इसका सिंबल, अगर मैं सिंबल लिखना चाहूं तो सिंबल इसको एप्सिलॉन आर से, और दूसरा क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जो क्या होता है? के. अब अच्छा, ये वाला के अलग है, वो के जो अभी मैंने पढ़ाया 1/4πε0 वो अलग है. तो इसलिए जनरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस टाइम पे आएगा तो उस टाइम पे वो वाला फॉर्म आप के ना लिख करके उसको क्या लिखना है? 1/4πε0. मतलब के बहुत जगह, के एक ऐसा सिंबल बोल दिया, जनरली कहीं पे भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट आ जाता है, उसको मान लिया जाता है कि जिस टाइम पे आप जिस सिचुएशन में काम कर रहे हो उस के को आपको डिफाइन भी करना होता है कि हियर के, जैसा भी इससे पहले मैंने लिखा था कूलम्ब्स लॉ के अंदर कि F = K Q1 Q2 अपॉन R², वेयर K = 1/4πε0 = 9 to 10 to the power 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो ठीक है, ऐसे ही जहां जैसा सिंबल होगा आप उसको डिफाइन करेंगे. अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी. तो उससे पहले परमिटिविटी समझ लेते हैं. तो जो इसके अंदर हमारे इस फॉर्मूले के अंदर 1/4πε0 आ रहा है Q1 Q2 अपॉन R² में, तो जो एप्सिलॉन टर्म है
इस एप्सिलॉन को बोला जाता है क्या, परमिटिविटी। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं, इफ एप्सिलॉन m इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैंने अब परमिटिविटी क्या लिख दिया, परमिटिविटी, permittivity, electric permittivity, electric permittivity of a given medium M. Epsilon naught electric permittivity of free space or vacuum, and epsilon R जिसको हम यहाँ पे K भी बोल रहे हैं, that is relative इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो देखिए रिलेटिव आ गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, तो रिलेटिव का मतलब है किसी के रेस्पेक्ट में, और कोई सी चीज किसी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में चलती है चीज, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, डेफिनेशन भी ये लिख रहा हूं, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज the electric permittivity of a given medium with respect to electric permittivity of free space or vacuum, फ्री स्पेस और वैक्यूम। हाँ भाई, तो अब इसको जल्दी से पहले, इससे पहले ये टर्म समझ लें कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। उसके बाद ही तो कि यार मैंने इतना लिखा दिया सर, आपने इतनी चीजें बोल दी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ये वो, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अभी तक पता ही नहीं होती क्या। ठीक है, परमिटिविटी ये वर्ड बना है परमिशन से, परमिट करना, टू अलाउ, टू परमिट। क्या चीज परमिट, इलेक्ट्रिक चीजों को परमिट करना। तो इलेक्ट्रिक क्या चीजें परमिट करेंगी, तो क्या होता है कि अभी हम आगे देखेंगे कि जब कोई चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, जनरेट होती है। तो एक किसी पर्टिकुलर एरिया से हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास, या कोई भी मीडियम जो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन को अपने से पास होने दे, सिंपली बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने दे, तो वो फिजिकल क्वांटिटी विच विल अलाउ द इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट्स, द फिजिकल क्वांटिटी विच विल अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ मटीरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये चीज है जो बताएगी कि क्या इस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फेनोमेनन लगा सकते हो, आर यू अलाउड टू apply the electric phenomenon here or not। तो अगर अलाउ हो तो वो अलाउ कर रहा है कौन, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इसी वजह से हमने शुरू के अंदर ही जो फॉर्मूला लिखा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्री स्पेस के अंदर क्या दो चार्जेस को रखने पर उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फेनोमेनन अप्लाई हो सकता है, तो बिल्कुल बोला गया कि हो सकता है कि अगर दो चार्जेस को हवा में रख दिया या वैक्यूम में रख दिया, चाहे फ्री स्पेस में रखो, वैक्यूम में रखो, एयर में रखो, तो अगर इस पूरे सिस्टम को मान लीजिए मैंने वैक्यूम में रख दिया, तो क्या वैक्यूम में रखने के बाद भी इनके बीच में फोर्स लगेगा? ये ठीक वैसे आप थोड़ी देर से के लिए माइंड में सोचें, तो कि दो मैग्नेट रख दें और दो मैग्नेट के बीच में अगर कोई बहुत मतलब बड़ी सी एक ऐसी चीज रबर टाइप का कुछ कर दे, इनको दूर रख दें, तो ये डायरेक्टली एक दूसरे को, इसको मैं इधर चलाऊंगा तो इधर इस पर इफेक्ट जनरली अगर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलाउ नहीं कर पा रही ये वाली चीज, ये इसको अलाउड नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह से बोले कि जैसे करंट है, करंट का वायर है, उसके बीच में हमने इंसुलेटिंग चीजें रख दी और ये दूसरा करंट का वायर यहाँ टच कर दे,
तो यार यहाँ से पास नहीं हो पा रही, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही है, अलाउ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे फेनोमेनन नहीं लग रहा। तो लेकिन अगर हमने इनको अगर वैक्यूम में रख रखा है तो क्या इनके बीच में फोर्सेस लग पा रहे हैं? तो हमने देखा लग रहे हैं, तभी तो कूलम्ब्स लॉ आया था कि और ये जो वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, इसी में ही हमने देखा है ये फॉर्मूला अभी तक जो भी देखा है, F = K बोले तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये ε0 क्या है? फ्री स्पेस की या वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिससे हमें पता चल रहा है कि अच्छा वैक्यूम में अलाउ कर रखा है चार्जेस को कि एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इस सिस्टम को किसी मीडियम में रख दूं, एम मीडियम के अंदर रख दूं, जैसे लिक्विड में डाल दिया मैंने, पानी में डाल दिया, ठीक है, ग्लास में डाल दिया, कहीं पे भी किसी भी डिफरेंट टाइप के मीडियम में डाल दिया, तो अभी तो ये फर्स्ट सिस्टम हो गया वैक्यूम का। कोई सेकंड ले रहता हूँ, कोई सा भी मीडियम, तो ये मैंने कोई सा मीडियम बोल दिया और इस मीडियम के अंदर सेम चार्जेस को मैंने उठा करके रख दिया। तो ये मीडियम है M और इसके अंदर ये दोनों चार्जेस हो गए Q1 और Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस R। तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है? तो अगर ये मीडियम M, इसके अंदर वो क्वांटिटी जो अलाउ कर रही है इनको फोर्स लगाने के लिए, वो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम M ε0। तो अगर ये है तो फोर्स इस टाइम पे इस मीडियम M के अंदर जो फोर्स लगा उसको मैं FM बोल देता हूँ और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको F0 बोल देता हूँ। F0 फ्री स्पेस में लगने वाला फोर्स, FM M मीडियम में लगने वाला फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा? तो जैसे ε0 का मतलब था कि वो वैक्यूम में अलाउ कर रही थी दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगने को, ठीक वैसे ही ε0 अलाउ कर रहा है कि Q1 Q2 कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये ε0 आ जाएगा, जो चीज अलाउ कर रही है वो चीज यहाँ पे आ जाएगी, फोर्स Q1 Q2 अपॉन R², ये चीज होगी, ठीक। अब ε0 जो है, क्योंकि वो वैक्यूम है तो उसकी ε0 की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कितनी होती है ε0 की वैल्यू 8 यहां से आप देख ये जो है ना वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो। हमें पता है 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 4 आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7 पता है, तो सिर्फ ε0 को निकालने के लिए इस पूरे को इधर ले जाना और बाकी को इसको इधर ले आना, आपको निकल जाएगा। वैसे ε0 क्योंकि एक फिक्स वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमेशा फिक्स होती है और इसकी वैल्यू फाउंड की गई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये किसकी यूनिट के अपोजिट हो जाएगा? के की यूनिट की। इसकी यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ε0 की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन ε0 वो तो हमें नहीं पता कि आपने वाटर लिया है, हनी लिया है, ग्लास लिया है, क्या लिया है, यानी कि डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट रहेगी। तो फिक्स कौन है? वो। तो अगर मुझे कंपैरिजन पूछा जाए कि मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है तो किसके रेस्पेक्ट में कर पाऊंगा किसी भी चीज को? जो चीज फिक्स हो। मेरे पास आज 100 रुपीज है और वो पता है कि कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो मैं बोलूंगा कि मेरे रेस्पेक्ट में उसके पास कितने टाइम ज्यादा है। किसी की पॉकेट में 200 रुपीज है, किसी की पॉकेट में 500 रुपीज है, तो मैं बोलूंगा उसकी पॉकेट में मुझसे 2 टाइम्स ज्यादा है, उसकी पॉकेट में मेरे से 5 टाइम्स ज्यादा है। तो तीसरा व्यक्ति, तीसरा पर्सन अपने आप समझ जाएगा कि उसकी पॉकेट में 500 है, इसकी पॉकेट में 200 है। क्यों? क्योंकि उसको मेरी वैल्यू पता है। मेरी वैल्यू कितनी है? 100 फिक्स बोल दी कि सबको पता है कि हाँ भाई इनके पास 100 है। मेरे रेस्पेक्ट में मैंने थर्ड मेंबर को बोल दिया कि उसके पास यार हाफ मनी है, 1/2 टाइम्स मनी, तो उसको पता चलेगा अच्छा इसके पास 50 रुपीज है। तो वैल्यू क्या पता है? ε0। इसके रेस्पेक्ट में जो चीज डिफाइन की जाए वो है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये रीडेफिनेशन, relative electric permittivity is defined as the electric permittivity of a given medium with respect to electric permittivity of free space. relative electric permittivity को define कर रहे हैं हम और represent कर रहे हैं εr से। तो इसका मतलब definition मैंने लिख दी है
कि गिवन मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में? एप्सिलॉन नॉट। और आपको मैंने तरीका सिखा रखा है, जब भी विद रेस्पेक्ट टू होता है तो विद रेस्पेक्ट टू से पहले वाला कि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो तो आता है डिनोमिनेटर में, जिसके लिए कर रहे हैं वो आता है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन आ जाएगा? गिवन मीडियम वाला, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन एम, और विद रेस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव permittivity. So another way you can also define the relative permittivity as the ratio of electric permittivity of medium to the electric permittivity of free space, जो केवल एक डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, इतनी सी। ये इसका लॉजिक है, लॉजिक के साथ ये मैंने बता दिया। अब अगर ये आपने रेशियो देख लिया, तो अगर मैंने पूछा कि जैसे मैंने कहा था मेरे पास 100 रुपीज हैं और ये मेरी वैल्यू फिक्स बता दी थी, मैंने कहा मेरे रेस्पेक्ट में सेकंड पर्सन के पास 5 टाइम्स मनी, तो आंसर कितना आया? कितने होने चाहिए उसके पास? बोलो आंसर कितना आएगा? अगर मेरे पास मेरी वैल्यू फिक्स 5 टाइम्स है मेरे से ज्यादा, मेरी पॉकेट में सबको पता है 100 रुपीज है, मैंने कहा मेरे से ज्यादा 5 टाइम्स है उसके पास, बताओ आंसर कितना आएगा? उसकी पॉकेट में कितने होने चाहिए? 500। तुमने क्या किया? तुमने मेरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? जिसके पास है उससे। तो देखो यहाँ पर तुम यही तो कर रहे हो, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर तो क्या बता रहा है कि एप्सिलॉन नॉट के कंपैरिजन में एप्सिलॉन एम कितना बड़ा है। मान लीजिए एप्सिलॉन एम की वैल्यू दे दी उसकी, मान लीजिए कितनी रख दूं मैं, 17.70 इंटू 10⁻⁻12। तो तुम क्या बोलोगे? एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि 17.70 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आंसर आएगा 2। तो तुम बोलोगे कि जो मीडियम है उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी स्पेस की 2 टाइम्स है। इसका मतलब अगर आपको डायरेक्टली बता दिया जाए कि यार किसी स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 2 टाइम्स है, तो तुम क्या बोलोगे? उसके पास उसकी एक्चुअल में खुद की मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितनी होनी चाहिए? 17.70। तुमने क्या किया? 2 को मल्टीप्लाई किससे किया? इससे, ये रहा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। याद रखने का तरीका और ट्रिक, मोर है ना, मोर। तो कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक से याद रखोगे तो आसान हो जाती है कहानी हमेशा। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन, वेद प्रकाश शर्मा, वेद, V इज इक्वल्स टू ED, ठीक है, क्विट, Q इज इक्वल्स टू IT। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप लोग अगर करते रहेंगे, और मैं बीच में से बताता रहूंगा, आप नहीं भी करेंगे तो मैं बताता रहूंगा, जो हर चैप्टर के अंदर जो ट्रिक्स आती हैं इस तरीके से, ताकि आपको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ याद रहेगा। तो मोर, याद रख लो वर्ड मोर। मोर किसके लिए? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए। तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। हाँ भाई, यहां तक कितनों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ चुकी है? गिव मी थम्स अप।